गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो भाई आप सब लोग, है ना। सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा बाकी लोगों से जो वेट कर रहे थे 8 बजे तक का, और काफी समय हो गया, 45 मिनट आपको वेट करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता ज्यादा हो गई थी, इसी कारण एग्जाम एनालिसिस लाने में थोड़ा सा समय हो गया। लेकिन अब जो है एग्जाम एनालिसिस चालू होगा आज, जो है अभी से एग्जाम एनालिसिस चालू करते हैं। आज के एग्जाम में, आज के एनालिसिस में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के वो सवाल, पर्यावरण और जीके और कंप्यूटर के, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है चालू होता है 111 से और 150 तक जाएगा। इसका एक एनालिसिस और मैंने बनाया है जो बाल विकास और हिंदी को लेकर है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा वो वीडियो, जिसमें आपके बाल विकास और हिंदी को जो प्रश्न आए थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रश्न क्या आए थे वो रिपीट होंगे कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि उन प्रश्नों को पढ़कर हमने क्या सीखा कि आने वाले एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं या किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आने वाले एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस चीज को लेकर हमने जो है वो वीडियो, उस क्लास को हमने देखा था। और जिसको भी उस क्लास की जरूरत है, एनालिसिस की जरूरत है कि कैसे एनालिसिस करें, क्योंकि सबसे पहला मुद्दा यही होता है एग्जाम में जाने से पहले कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, जब तक आप एग्जाम एनालिसिस नहीं करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर पहले, उसके बाद सेट चलेगा एग्जाम एनालिसिस का, प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह से टफ क्वेश्चन आ सकता है और इजी से इजी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आज का जो है एनालिसिस चालू करते हैं। पहला प्रश्न है, ज्ञान निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है ना। तो चलो, आप लोग की भी जो है सहभागिता जरूरी है, क्योंकि आपको आंसर बताना है कि आपको क्या लग रहा है कि ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। अनुभव, अवधारणा विकास, अन्वेषण तथा सत्यापन, या इसमें से सभी, उपरोक्त सभी। जो भी आप बोलना चाहें इसमें से आंसर बोल सकते हैं। ठीक है, ज्ञान निर्माण में किस किस चीज की जरूरत होती है। अब ज्ञान का निर्माण करना है भाई, तो इसके लिए किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। चलो, सभी का आंसर डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। अनुभव की भी जरूरत होती है, अवधारणा की भी जरूरत होती है, अन्वेषण तथा सत्यापन की भी जरूरत होती है, क्योंकि जो ज्ञान के आप निर्माण कर रहे हैं वो सत्य तथ्यों पर भी आधारित होना चाहिए। तो इस तरह से खोज पर भी आधारित होना चाहिए, अवधारणाओं का विकास होना चाहिए उसमें, और अनुभव होना ही चाहिए। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। इसमें कुछ भी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं थी, है ना। ये एक नॉर्मल तरह का, नॉर्मल प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, आएंगे आगे जिसमें हमको पढ़ना होगा और समझना होगा। देखिए, ये है पर्यावरण का एक विशेष क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला। एक क्वेश्चन खाद्य श्रृंखला से कंफर्म। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो खाद्य श्रृंखला से बिल्कुल कंफर्म है। घास, घास से टिड्डा, टिड्डा से मेढक, मेढक से सांप, है ना, सांप से बाज। उपरोक्त खाद्य श्रृंखला निम्न में से किसका उदाहरण है। परभक्षी, परजीवी, मृतोपजीवी, इनमें से कोई नहीं। क्या लेंगे भाई आंसर, बताइए बताइए क्या आंसर लेंगे। घास, टिड्डा, मेढक, ठीक है, कौन से खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल है, बताइए क्या लेंगे इसमें आंसर आप। देखिए ऑनलाइन वालों का आंसर बी। बस बस अभी चालू किए हैं जी, बस अभी चालू किए हैं। मैं एक बार और लिंक भेज देता हूं सबको। ठीक है, एक बार और लिंक भेज देता हूं मैं सबको, ताकि जो है जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि लाइव में पढ़ने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, तो एक बार जो है लिंक भेज देता हूं। शायद टीम के लोग जो है सो रहे हैं, उनको पता नहीं है कि क्लास जो है चालू हो गया है, तो एक बार जो है भेजना पड़ेगा लग रहा है सबको। अब ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छी बात है, एक बार मैंने भेज दिया। ठीक है, अभी जस्ट चालू हुआ, ये दूसरा ही प्रश्न है। ठीक है, दूसरा ही प्रश्न है। चलो, कई लोग आंसर इसका बी बोल रहे हैं, कई लोग आंसर इसका ए बोल रहे हैं कि खाद्य श्रृंखला में घास के बाद टिड्डा, टिड्डा के बाद मेढक, मेढक के बाद सांप, सांप के बाद बाज, ये उपरोक्त खाद्य श्रृंखला किसका एग्जाम्पल है। चलो, बहुत सारे लोग ए बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बी बोल रहे हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है परभक्षी। परभक्षी याद रखेंगे, इसका आंसर है परभक्षी। याद रखेंगे, खाद्य श्रृंखला से एक प्रश्न कंफर्म होता है कि खाद्य श्रृंखला से पर्यावरण वाले जो प्रश्न हैं, पर्यावरण के 20 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, याद रखेंगे परभक्षी खाद्य श्रृंखला
पौधे से छोटे जीव और उससे फिर बड़े जंतुओं की ओर अग्रसर होते हैं, जबकि परजीवी जो होते हैं वो पौधे से बड़े जीव और उसके बाद छोटे जीव की ओर अग्रसर होते हैं, जबकि मृतोपजीवी जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव, है ना, मृत प्राणियों से सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो जो मृतोपजीवी होता है वो क्या होता है, मृतोपजीवी जो मृत प्राणी होते हैं, जो मृत प्राणी होते हैं उसमें से उनमें से सूक्ष्म जीवों की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गतिविधि जो है, कौन सी गतिविधि की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी एक चीज जो है गतिविधि की विशेषता नहीं है। ठीक है, मानसिक प्रयास, बच्चे की सक्रिय भागीदारी, चुनौती तत्व नहीं होता और प्रकृति दिलचस्प होती है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन आए हुए थे, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्या बोल रहे हैं भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, ऑनलाइन वाले जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि और भी मेरे को एनालिसिस कराने हैं, श्रम अधिकारी है, एसआई मेंस है, बहुत सारी चीजों का एनालिसिस कराना है, तो इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे। सी, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। कौन सी गतिविधि की विशेषता नहीं है, तो चुनौती तत्व का नहीं होना गतिविधि की विशेषता नहीं है ना, चुनौती तत्व का नहीं होना जो है वो गतिविधि की विशेषता नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जबकि मानसिक प्रयास जो है बच्चे की सक्रिय भागीदारी एक गतिविधि को दिखाता है, मानसिक रूप से भी प्रयास करता है, प्रकृति अगर दिलचस्प हुई तो भी गतिविधि की वो एक विशेषता बनेगी। तो गतिविधि आधारित शिक्षण जो है बेहतर तथा मानसिक शिक्षण पद्धति का ही भाग होता है। तो गतिविधि आधारित जो शिक्षण होता है वो एक बेहतर और मानसिक शिक्षण गतिविधि का ही क्या होता है, उसी पर आधारित होता है, इसलिए इसमें मानसिक प्रयास तो आएगा ही, बेहतर शिक्षण को दिखाएगा, मतलब बच्चे की सक्रिय भागीदारी को दिखाएगा, प्रकृति दिलचस्प होती है, तो बेहतर कैसे आएगा, जब उसको नेचर को दिलचस्प बना दिया जाए, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बना दिया जाए क्लास को। ठीक है, चलो गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 114, प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किन घटकों से मिलकर बनता है। जो प्राकृतिक पर्यावरण है, देखिए इसको, इस क्वेश्चन का आंसर 5वीं क्लास का बच्चा भी दे देगा, आपको इसका आंसर सही देना है सबको। ठीक है, सबको इसका आंसर सही देना है। ये एक ऐसा प्रश्न आया था जो सबसे आसान प्रश्न था, सबसे आसान, लेकिन इसी के क्रॉस क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और फिर देखेंगे आप आंसर सही बता पा रहे हैं कि। ठीक है, इसी का क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था कि प्राकृतिक पर्यावरण जैविक और अजैविक घटक दोनों से मिलकर बनता है। अब आप मेरे को ये बताइए, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, जैविक घटक कौन कौन से हैं और अजैविक घटक कौन कौन से हैं, है ना, जल्दी जल्दी टाइप करेंगे, जैविक घटक कौन कौन से हैं और अजैविक घटक कौन कौन से हैं, सबके सब, है ना। जिनको भी पता है कि जैविक घटक क्या होता है और अजैविक घटक क्या होता है बताएंगे। जैविक घटक मतलब, है ना, जल्दी से टाइप करेंगे, जैविक घटक और अजैविक घटक, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण जो है वो जैविक और अजैविक दोनों घटकों से मिलकर बनता है। बस मेरे को ये जानना है कि आपको पता है कि नहीं जैविक घटक और अजैविक घटक क्या होते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, जल वायु स्थल मंडल, ठीक है, जल वायु स्थल मंडल, ठीक है, ये कौन से घटक है, अजैविक। जीव जंतु जैविक है, ठीक है, जिसमें जीवन हो जैविक है, जीव जंतु पौधे, ठीक है, पौधे जीव जंतु ये सब जैविक में आएंगे, जबकि वायु हवा पानी सब इसमें किसमें आ जाएगा, अजैविक घटक में आ जाएगा। क्लियर, तो जैविक मतलब जिसमें जीवन हो, पौधे जीव जंतु ये सब में जैविक घटक होगा, जबकि हवा पानी जल स्थल ये सब किस में आएगा, अजैविक घटक में आएगा। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अगला, निम्न में से कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है। कौन सा रोग जो है पोषक तत्वों की कमी से हो जाता है भाई। देखो रोग का क्वेश्चन पर्यावरण में है और पर्यावरण में रोग का क्वेश्चन कैसे नहीं आएगा। हालांकि ये बायोलॉजी का भी सिलेबस है, लेकिन सहायक शिक्षक वालों रोग के बारे में आपको पढ़ना ही होगा। क्या बोल रहे हो, डी ए एफ कैसे बता रहे हो जी, 115 का एफ कहां है ऑप्शन में। चलो मिस्टेक हो गया, ठीक, बहुत ही आसान प्रश्न है। पोषक तत्वों की कमी से जो है रुधिर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन का कमी का मतलब
लौह की कमी, सीधी सी बात है, किसकी कमी? लौह की कमी, और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग। तो जितने लोग भी आंसर डी बोल रहे थे, बिल्कुल सही आंसर था आपका, एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है, याद रखेंगे। तो पोषक तत्वों की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। ठीक है। नशे के में निरूपण का प्रकार निम्न में से कौन सा होता है? नशा लिखा हुआ, नक्शा लिखा हुआ है जी, नक्शा। नक्शे में निरूपण का प्रकार निम्न में से कौन सा होता है? बिल्कुल काम आएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न तो सहायक शिक्षक के लिए है, लेकिन इसमें के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो वर्ग 2 में भी आपके काम आएंगे। ठीक है, इसीलिए जितना भी मैं आपको एग्जाम एनालिसिस कराऊंगा, कंबाइंड करके करा रहा हूं, दोनों देखिएगा। ठीक है, अरे आज नहीं तो कल वर्ग 2 का एग्जाम तो देंगे ना, क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, तब तो थोड़ा हिम्मत आएगा। वैसे वर्ग 3 पढ़ रहे हैं अभी हम, लेकिन फिर भी इसमें का बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे रोग वाला क्वेश्चन आया था, वो वर्ग 2 में भी आ सकता है वो क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन कहां उठ के आएगा, इस चीज को कह नहीं सकते हम, है ना। हाँ, चलो अगला प्रश्न। नक्शे में निरूपण का प्रकार कैसा होता है? तो नक्शे में जो निरूपण का प्रकार होता है, बहुत सारे आंसर लोगों का बी हो रहा है, कई लोगों का सी हो रहा है, कई लोगों का डी होता है। अच्छा, बहुविमीय, वाह। त्रिविमीय, अच्छा, बहुत बढ़िया। आप मेरे को एक चीज बताओ, मैंने यहां पर भारत का नक्शा बनाया, ये आपको 3 डायमेंशनल दिख रहा है क्या? ये आपको त्रिविमीय दिख रहा है क्या? भारत का नक्शा मैंने बनाया, ये द्विविमीय है। ये कैसा है? दो ही विमा। कैसे दो विमा? लंबाई और चौड़ाई। मोटाई पता चल रहा है क्या, कितना मोटा मैंने बनाया? आप एक ग्लोब को हाथ में रखोगे, ठीक है, या किसी नक्शे को हाथ में रखोगे, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई अगर पता चल जाए, अगर 3 राशि पता चल जाए, लंबाई चौड़ाई के जगह साथ साथ, चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी पता चल जाए, तो उसको त्रिविमीय कहा जाता है। इसमें तो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई बता सकते हो आप, तो ये द्विविमीय होगा। जब भी हम नक्शा बनाते हैं, आप भी शिक्षक बनने वाले हो, नक्शा बनाओगे वो द्विविमीय होगा। 3D कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे 3D? पॉसिबल है? कैसे बनाओगे 3D इसमें? हालांकि अब डिजिटल बोर्ड में पॉसिबल है, लेकिन बना नहीं सकते ना आप, हम दिखा सकते हैं 3D को। ठीक, तो जो नक्शा होता है, जो नक्शा होता है वो द्विविमीय होता है, क्योंकि हम इसकी 2 ही विमा बता सकते हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई। मोटाई कितना है कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता, इसीलिए नक्शा जो है द्विविमीय होता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी एक ठोस गोला पिंड है, उसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई भी होगा, तो उसको आप त्रिविमीय कह सकते हैं। ठीक है, उसको हमेशा, उसको आप त्रिविमीय कह सकते हैं, लेकिन मानचित्र जो बनाया जाता है, मानचित्र या नक्शा हमेशा द्विविमीय होता है, क्योंकि ये किसी समतल सरफेस पर ही बनाकर सिखाएंगे आप बच्चों को। चलो, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको इसके बाद। ये बात, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, समय कम है हमारे पास वैसे भी। निम्न में से कौन सा अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है ना? नक्शा और चित्र, इसमें से कौन सा चीज है जो नक्शे और चित्र दोनों को अलग करता है? आज पता ही नहीं चला, लाइव क्लास शुरू हो गया। हाँ, वो थोड़ा सा शेड्यूल 8 बजे का था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया जी आज, है ना। लेकिन फिर भी मैं बोला नहीं, जाते जाते भी जो है एनालिसिस करा के ही जाऊंगा आज, क्योंकि अब हमारे पास समय कम है ना, और हमको जो है शिक्षक बन के ही रहना है, शिक्षक बनकर रहेंगे, ऐसा ठान लेना है बिल्कुल। ठीक है, मेरे जैसा शिक्षक मत बन जाना भाई। ठीक है, आपको क्या है, बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, हाँ। ऐप में नोटिफिकेशन नहीं आया है? ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा टीम को कॉल करूं जरा। ठीक है, इनको जो है नोटिफिकेशन भेजने का समय नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐप में नोटिफिकेशन कब जाएगा? आ गया भाई, रिप्लाई जा चुका है ऐप में नोटिफिकेशन। चलो आगे बढ़े। चलो, तो कौन सा अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है? तो नक्शे को चित्र से अलग करने के लिए कौन सा अंतर होगा? चलिए आंसर देखते हैं।
आ गया नोटिफिकेशन? चलो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं जी हुआ है जी, 7वें क्वेश्चन में हम, बाकी आप रिपीट करके देख लेना। डी, चलो बहुत बढ़िया, डी। उपरोक्त सभी दृष्टिकोण, पैमाना और निरूपण का प्रकार, दृष्टिकोण, पैमाना और निरूपण का प्रकार कैसे आप बना रहे हो, ये तीनों जो है नक्शे और चित्र को अलग करता है, क्योंकि नक्शा जो है वो प्रायः ऐतिहासिक घटनाओं या भौगोलिक स्थान के लिए के अध्ययन के प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान रखना, नक्शा और चित्र में अंतर बता रहा हूं मैं आपको। नक्शा जो है हमेशा जो ऐतिहासिक घटना होगा, जैसे आप इतिहास पढ़ते हो, ये युद्ध ऐसे हुआ था, ये युद्ध ऐसे हुआ था, तो वो नक्शा जो बनाया जाता है, बताए, वो ऐतिहासिक घटना, या भूगोल पढ़ते हो, भौगोलिक अध्ययन के लिए जो बनाया जाता है वो नक्शा होता है। जबकि वास्तविक वस्तु या नमूने ना प्राप्त होने पर चित्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कि कोई चीज हमारे पास नहीं है, जैसे हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास बेलन नहीं है, तो हम क्या किए, हमने इस तरह से क्या कर लिया, एक बेलन बना लिया। ठीक है, तो वास्तविक चीज हमारे पास है नहीं, या कोई नमूना हमारे पास है नहीं, उसको दिखाने के लिए हम लोग जो बनाते हैं, जो ड्रॉ करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो चित्र कहलाता है। ठीक है, और चित्र भी दो तरह के होते हैं, या तो आप अपने ब्लैक बोर्ड पे, वैसे ही ब्लैक बोर्ड ही मिलने वाला है आपको, ये भी ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर शिक्षण करेंगे, या चित्रों का जो चार्ट आता है ना, वो चार्ट को सामने रखेंगे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो मिलेगा नहीं पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जो चार्ट रहेगा उसमें आप क्या करेंगे, बताएंगे ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रक्रिया में उपकरणों का सही उपयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? बड़ा ही आसान प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रक्रिया में उपकरणों का सही उपयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? ए, बी, सी, डी, सबके सब आंसर सी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। बताइए क्या होगा आंसर। पर्यावरण के बाद अभी हम जीके का, कंप्यूटर का क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वर्ग 2 वाले चिंता नहीं करेंगे, है ना, जीके और कंप्यूटर का भी क्वेश्चन करना है हमको। ए, सी, सी, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की सीखने की प्रक्रियाओं में उपकरणों का सही उपयोग किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो कौशल आधारित दृष्टिकोण से संबंधित है। जितने लोग आप सी बता रहे हो आंसर, कौशल आधारित दृष्टिकोण, बिल्कुल सही आंसर आप बता रहे हो, कौशल आधारित दृष्टिकोण। ठीक है, क्योंकि कौशल आधारित दृष्टिकोण जो है शिक्षक और छात्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये कक्षा में अंतःक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, इसलिए शिक्षक और छात्र दोनों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है फ्लोरोसिस रोग का कारण क्या है? फ्लोरोसिस रोग का कारण क्या है भाई, बताएंगे। अगला प्रश्न, फ्लोरोसिस रोग का कारण क्या है? ये आधा फा होगा ना भाई, आधा फा, ये पूरा फा लिख दिया गया है। फ्लोराइड की कमी, फ्लोराइड की अनुपस्थिति, फ्लोराइड की अधिकता, या उपरोक्त सभी, है ना। ये आधा फा समझेंगे, इसको पूरा फा नहीं समझेंगे। ठीक है, बताइए फ्लोरोसिस रोग का कारण, फ्लोरोसिस रोग का कारण। जितने लोग वीडियो देख रहे हो भाई, वीडियो को लाइक कर दो, है ना। फ्लोरोसिस रोग का कारण बताएंगे। सी, शायद सी, क्यों? आंसर सी है इसका, फ्लोराइड की अधिकता। जब फ्लोराइड की अधिकता हो जाए तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। फ्लोराइड जो है, याद रखना, पीने के पानी में, ठीक है, अगर फ्लोराइड 1 ppm से ज्यादा है, 1 ppm मतलब 1 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है, तो लगातार इसके सेवन से क्या होता है, दांत, हड्डी और अन्य अंगों में विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इसी को फ्लोरोसिस या फ्लोरोसिस कहा जाता है, फ्लोरोसिस या फ्लोरोसिसिस। ये 3 प्रकार का होता है, दांत, अस्थि और गैर अस्थि फ्लोरोसिस। ठीक है, फ्लोरोसिस 3 प्रकार का होता है, दंत फ्लोरोसिस, अस्थि फ्लोरोसिस और गैर अस्थि फ्लोरोसिस। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा प्रश्न है भाई, देखो ये सब प्रश्न समझ रहे हो, रोग के प्रश्न आ रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है, बायोलॉजी में जो वर्ग 2 में आप रोग के बारे में पढ़ते हो ना, उसी के प्रश्न है। तो विभिन्न रीतियों के माध्यम से बच्चे किस पर्यावरण को जान पाते हैं? बड़ा ही आसान प्रश्न।
5वीं तो नहीं बोल सकते, लेकिन 6वीं 7वीं क्लास का बच्चा ले लेगा इसका आंसर। आपसे गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे कौन से पर्यावरण को जान पाते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। प्राकृतिक पर्यावरण को वो जान पाते हैं कि अब गर्मी है, अब ठंडी है, अब बरसात है, ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित है? इसमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र ऐसा है जो मानव ने बनाया है? बड़ा ही आसान प्रश्न। देखो वर्ग 2 में भी पर्यावरण का है भाई क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही, ठीक है। बताइए इसका आंसर बताइए जल्दी से। बिल्कुल, कृषि भूमि मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है कि तालाब है कि घास का मैदान मानव निर्मित है कि पर्णपाती वन? बहुत बढ़िया, सबका आंसर एक लाइन से भी आ रहा है। कृषि भूमि, कृषि भूमि हमने खुद बनाया है, कृषि भूमि पहले से नहीं था भाई, जंगलों को काट काट के हमने कृषि भूमि बनाया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि भूमि। बच्चों के नजर में पर्यावरण के कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देती है? बच्चों की नजर में पर्यावरण के कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देती है? अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, बच्चों के नजर में बताइए, बच्चों के नजर में कौन सा? ए भौतिक पर्यावरण, सीधी सी बात है, जो वो छू कर देख पा रहे हैं, पेड़ों को, पौधों को, जीव जंतुओं को, ये भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएगा और ये बच्चों की नजर में यही आयाम होते हैं। निम्न में से कौन सी गतिविधि नहीं है? अरे बड़ा ही आसान प्रश्न, गतिविधि से ये दूसरा क्वेश्चन है, एनालिसिस कर रहे हैं आप, गतिविधि से ये दूसरा क्वेश्चन आया, रोग से 2 क्वेश्चन हो गए आपके, पर्यावरण को लेकर 2 क्वेश्चन हो गए आपके, 6 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए आपके। तो निम्न में से कौन सा गतिविधि नहीं है? सामग्री का उपयोग, खेल, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन या कोई अनुभव? डी श्योर, आप लोग पक्का एग्जाम दिलाने वाले हैं ना? एक बच्चे का आंसर सही नहीं है, एक भी आंसर सही नहीं है भाई, बड़ा दिक्कत हो गया बता। अरे शिक्षक द्वारा प्रदर्शन करना शिक्षण गतिविधि नहीं होता है, सामग्री का उपयोग शिक्षण गतिविधि में आएगा, खेल शिक्षण गतिविधि में आएगा, अनुभव भी शिक्षण गतिविधि में आता है, और आंसर होगा इसका सी, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन। इसको शिक्षण गतिविधि में नहीं लिया जाता है। आप प्रदर्शन करोगे क्या? पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम से निम्न में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? कि पर्यावरण अध्ययन जो पढ़ाया जाता है उससे कौन सी अपेक्षाएं की जा सकती है? मूल्यों की समझ बढ़ेगी बच्चों की, अवधारणाओं की समझ बढ़ेगी, जानकारियों का संग्रह एवं कौशल विकास होगा, या इनमें से सभी? मेरा आंसर सही हुआ प्रेमलता वर्मा, चलो बहुत अच्छी बात है, सही हुआ तो बधाई के पात्र हैं आप। ठीक, सबके सब आंसर बता रहे हैं डी। बहुत ही आसान प्रश्न था ये, है ना, बहुत ही आसान प्रश्न था, सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न, रचनावाद का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? अवलोकन पर, वैज्ञानिक अध्ययन पर, ए और बी दोनों पर, या अनुभव पर? बड़ा ही प्रश्न को घुमा के पूछा गया कि बताइए रचनावाद जो है, रचनावाद का सिद्धांत किस पर आधारित है ना? श्योर बताएंगे आंसर। और इसके लिए मैं आपको एक चीज भी बता दूं कि जो भी बच्चे जो है अभी तक क्रैश कोर्स अगर ज्वाइन नहीं किए हैं, तो शिक्षक वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 का क्रैश कोर्स जो है एप्लीकेशन पर लॉन्च हो गया है। जिनको भी ज्वाइन करना है वो व्हाट्सएप पर हेलो सर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। आपको मैं कोर्स का लिंक भेजूंगा, डाउनलोड कर आप वहां से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें जो अभी के 30 दिनों की रणनीति के साथ जो मैराथन क्लासेस चल रही है वो आपको मिल पाएंगी, जो सुबह से चालू हो जाती है 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, ठीक है। और इससे जो है एक बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। इस तरफ का आंसर देखें, सी और डी। सी, बहुत बढ़िया। तो रचनावाद का सिद्धांत जो है अवलोकन और वैज्ञानिक अध्ययन दोनों पर आधारित होता है, क्योंकि रचनावाद शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना करता है, और निर्माण जो है ज्ञान की रचना अथवा निर्माण जो है वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभवों से स्वयं करता है, ठीक है। इसलिए याद रखना, इस रचनावाद उपागम का दार्शनिक संस्थापक किसको माना जाता है? तो डीवी को माना जाता है। तो रचनावाद का सिद्धांत जो है इसका वैज्ञानिक कौन है भाई? इसके वैज्ञानिक डीवी है, याद रखना कौन है? डीवी याद रखेंगे, ठीक है। रचनावाद का सिद्धांत जो है अवलोकन और वैज्ञानिक अध्ययन पर
आधारित होता है, अवलोकन और वैज्ञानिक अध्ययन। और इस रचनावाद सिद्धांत के जो है दार्शनिक संस्थापक किसे माना जाता है, तो डीवी को माना जाता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, जॉन डीवी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? देखो ध्यान से पढ़ो, यहां पर लागू किया गया पूछा गया है कि किस वर्ष लागू किया गया, किस वर्ष? बाल विवाह निषेध अधिनियम ये वही है भाई जिसमें 21 वर्ष से कम का पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला, 21 वर्ष से कम का पुरुष और 18 वर्ष की कम से कम की आयु की महिला जो है, इनके बीच में विवाह नहीं हो सकता है। 2007, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर रहा आपका। अगला प्रश्न, जीके का प्रश्न जल्दी हो जाएंगे, ये प्रश्न थोड़े से कठिन है, लेकिन देखो पर्यावरण शिक्षण शास्त्र पढ़ के आपको लग रहा है उतने भी टफ प्रश्न नहीं। निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का लाभ है? परिवार का प्रश्न किसमें नहीं रहेगा, बताइए। संयुक्त परिवार का लाभ बताइए, यहां से आप संयुक्त परिवार का कौन सा इसमें से लाभ है? क्या है भाई आंसर? बच्चों का बेहतर अध्ययन, आपसी समायोजन, एकता एवं अनुशासन, या उपरोक्त तो सभी? सबके सब आंसर क्या बता रहे हैं? इसका डी बता रहे हैं। ठीक है, चलो 1 मिनट का समय तो सुबह से पढ़ाते पढ़ाते गला सूख गया है। चलो भाई, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। चालू करें क्लास। कहां पहुंचे थे हम? निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का लाभ है? तो बच्चों का बेहतर अध्ययन, आपसी समायोजन, एकता एवं अनुशासन, ये संयुक्त परिवार का लाभ है। चलो, प्रोजेक्ट कार्य कराए जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई? इतना आसान प्रश्न, ये गलत होगा। इतने समय चाय ला के कौन देगा भाई? हैं, यहाँ सब जो है कामचोर टीम है, बताए पूरा, है ना। समय हुआ भाग जाते हैं, बताए कोई बचता ही नहीं है। हम लोग अकेले पढ़ाते रहते हैं भूत के जैसे। क्या है? बी, बहुत बढ़िया। प्रोजेक्ट कार्य कराए जाने का प्रमुख उद्देश्य प्रायोगिक शिक्षण होता है। सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ज्ञानदाता, मार्गदर्शक, प्रेरक, सुविधादाता। सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? आप शिक्षक बनने वाले हैं, जैसे मेरा काम क्या है? आपको मार्गदर्शन देना, आपको गाइडेंस देना। वैसे आपका काम भी क्या होगा? बच्चों को मार्गदर्शन देना। मतलब आप क्या बनेंगे? एक मार्गदर्शक बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे? मार्गदर्शक बनेंगे। बड़ा ही आसान प्रश्न था। चलो, पर्यावरण का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जीके का क्वेश्चन चालू होगा, कंप्यूटर का क्वेश्चन चालू हो जाए, मजा आ जाएगा। समाज में नशाखोरी फैलने का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? समाज में नशाखोरी फैलने का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है, बताएंगे?
डी, नशा मुक्ति केंद्र। नशा मुक्ति केंद्र में नशा मुक्त कराया जाता है, नशा फैलाया नहीं जाता, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नशा मुक्ति केंद्र। चलो तैयार है अब जो है सबके लिए मिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल, ठीक है, चाहे आप वर्ग 2 के हो, 3 के हो, वर्ग 1 के हो, है ना, वर्ग 2 3 1 किसी के भी हो, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। अब कॉमन क्वेश्चन 131 में से बिल्कुल कॉमन कौन सा चालू, पहला, किस किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करके एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट सर्च करने का प्रयोग किया जाता है। इसमें से किसका प्रयोग करेंगे कि डॉक्यूमेंट सर्च होना चालू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, बताएंगे। कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल एफ, बी। देखो भाई जिनको बी लग रहा है ना, एस का मतलब सेव, सेव मतलब खाने वाला सेव नहीं, स्टोर करना। एन का मतलब न्यू, मतलब नया फाइल खोलने के लिए, और एफ का मतलब होता है फाइंड, मतलब सर्च करना, इसीलिए तो इसको पूछा था, और आंसर हो गया डी। जितने लोगों का क्या हो जाएगा आंसर, जितने लोग भी डी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब आपका। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा उदाहरण है, इसमें से डेस्कटॉप, लैपटॉप, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कंप्यूटर का उदाहरण, इसमें से कौन कंप्यूटर का उदाहरण है, बताइए। डेस्कटॉप, बताएंगे जल्दी आंसर इसका। डेस्कटॉप और लैपटॉप, बहुत बढ़िया, आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। हाँ भाई, चलिए, अरे बीच बीच में थोड़ा सा देखना पड़ता है जी, है ना, क्या है, हाई कमान से फोन आ जाता है ना, जब घर से, हाई कमान मतलब घर से, तो उठाना पड़ता है, चाहे कितना भी व्यस्तता चल रही हो, ठीक है। चलो आप लोगों के आंसर मैंने पढ़ लिए, ठीक है। गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, याहू, ठीक है, याहू एक सर्च इंजन है, लेकिन स्टॉक ओवरफ्लो जो है ये सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या लेंगे हम, डी, क्योंकि ये एक सर्च इंजन नहीं, ठीक। चलो आगे, वायरस का पूर्ण रूप आपका क्या है भैया, हंस रहे हो, आपको क्या है। मैं खाने के लिए, माँ खाने के लिए पूछी, हाँ बिल्कुल सही अंदाजा लगा दिया आप लोग, है ना। खाना वाना खाने का समय हुआ है कि नहीं, कि बस दिन भर कोचिंग में ही पड़े रहना है, ऐसा पूछ रहे हैं। घर भी आ जाए करो कभी, वैसे भी किराएदार तो हो, बस रात को आते हो सोने के लिए, सुबह चले जाते हो, ऐसा करके, समझ गए। तो इस तरह से डायलॉग दिया जाता है भाई घर में, कि किराएदार बोला जाता है, कि बस किराएदार हो, समझ रहे हो, रात को आ जाते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, और सुबह फिर निकल जाते हो, क्या करें। चलो, वायरस का पूर्ण रूप क्या है, वायरस का पूर्ण रूप क्या है। इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन पढ़कर लीजिए। सी, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर है। वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीएच है, ठीक है। वायरस क्या करता है, तो ये कंप्यूटर पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, और
किसी भी कंप्यूटर पर कंट्रोल हासिल करके उसे खत्म कर सकते हैं, उसके गुप्त जानकारियों को चुरा सकते हैं, ये सारी चीजें। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। बस थोड़ा देर और फिर खत्म होगा एनालिसिस आज का। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेबसाइट छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित नहीं है? बड़ा ही आसान प्रश्न है यार, इतना आसान प्रश्न, वो भी कंप्यूटर के एग्जाम में। NITRR.AC.in, मान लीजिए इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन CGBSC छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये छत्तीसगढ़ का है। CSPDCL छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, समझ रहे हो, कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये किसका है? छत्तीसगढ़ का है। भूइया.cg.nic.in, ये भी छत्तीसगढ़ का है। तो बचा कौन सा? NIT छत्तीसगढ़ का नहीं है, ठीक है, NIT छत्तीसगढ़ का नहीं है, ठीक है। वीडियो को लाइक करो सबके सब, है ना, वीडियो को लाइक करो, नहीं तो कल का एनालिसिस नहीं हो पाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? इसमें से कौन एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? मतलब बाकी सब नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है और एक ऐसा जो है इंपैक्ट प्रिंटर है, मतलब ठक 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 ऐसे ठप 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 करके प्रिंट करता है, ठीक है। तो कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? बताएंगे जल्दी। इंकजेट, डेजी, व्हील, लेजर जेट, सॉलिड इंक। देख लेते हैं किसका सही है। तो इसका आंसर है डेजी व्हील। डेजी व्हील एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है, याद रखना है ना, ठोक ठोक के प्रिंट करता है भाई ये, ठीक है, ठोक ठोक के, बिल्कुल ये एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है। बाकी सब जो है इंक जेट, तो अभी लेजर जेट, इंक जेट, यही सब तो चल रहा है, सॉलिड इंक तो है ना। हम लोग जो है हमारे पास डेजी व्हील भी है, इंक जेट भी है, लेजर जेट भी है, सॉलिड इंक भी है, ठीक है। तो जो आपका नोट्स छपते हैं ना, वो डेजी व्हील वाले में ही छपते हैं, ठक 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 बजते रहता है दिन भर। हाँ ठीक है ना, तो डेजी व्हील नहीं है ना। अरे भाई, डेजी व्हील नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है, नॉन को पढ़ो पहले, यहां पर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है डेजी व्हील, तो वो एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है, क्योंकि ये एक इंपैक्ट प्रिंटर है, इसीलिए तो इसको नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है बोलेंगे ना। बड़ा दिक्कत है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है ये, तो पता तो होना चाहिए ना कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है तो कैसा प्रिंटर है? इंपैक्ट प्रिंटर है। वॉइस नहीं है, क्यों नहीं है भाई? वॉइस वॉइस चल रही है, बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है, धूमधाम से चल रहा है। निम्नलिखित में से कोई एक कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? अगर आपने मेरा कंप्यूटर का क्लास अटेंड किया होगा ना, 32 वीडियो डाल के रखा है मैंने कोर्स में, उतना कर लोगे ना, ये सब बन जाएगा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सच में आवाज नहीं आ रहा? बच्चों बताओ, आवाज आ रहा है कि नहीं? आ रही? क्लियर है, बहुत बढ़िया। हाँ, कोई एक कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? आपको मैंने बताया था, आईबीएम जो है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है, ये एक कंपनी थी, ठीक है, जो शुरू में कंप्यूटर, शुरुआती दौर में कंप्यूटर बनाया करती थी। आईबीएम का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। आज तो आप डेल, एचपी ये सब पढ़ रहे हो, लेकिन एक समय पे आईबीएम जो है, शुरू जो कंप्यूटर बनाने के लिए कंपनी सामने आई थी, वो आईबीएम थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। ये एक कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फेरोडा, मैक ओएस, मैक ओएस मतलब आईफोन में चलने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस विंडोज, विंडोज तो हम चलाते ही है लैपटॉप में, कंप्यूटर में, ठीक है। फेरोडा याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएमएस का पूर्ण रूप क्या है? एमएमएस का पूर्ण रूप क्या है? ये भी एक प्रश्न आया हुआ था भाई, देखेंगे, है ना, ये भी प्रश्न आया था 2019 में, देख लीजिए। क्या आंसर होगा बताएंगे धूमधाम तरीके से, धूमधाम से बिल्कुल आंसर सही होना चाहिए भाई, आप लोगों का बहुत बेहतरीन सही होना चाहिए। और ए बी सी डी, ठीक है, बता दूं मैं, वर्ग 1, 2 और 3 तीनों का क्रैश कोर्स जो है वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। 9300999939, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप हेलो सर मैसेज करके आप एप्लीकेशन का लिंक जो है ले सकते हैं, और एप्लीकेशन से क्रैश कोर्स ज्वाइन कर 30 दिनों में किस तरह से आपको तैयारी करना है वो जान सकते हैं, और तैयारी अपनी मजबूत कर सकते हैं भाई आप लोग। तो आपकी इच्छा है
मजबूत करना है तैयारी, नहीं करना है, ये आपका खुद का डिसीजन। एमएमएस का फुल फॉर्म कई लोग जो है आंसर बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, ठीक है। एमएमएम जो है इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, है ना, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। अरे ये गलत हो गया, सी में थोड़ा ना आएगा, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, बी आएगा, बी। ये तो सिस्टम लिखा है ना जी, बी आएगा आंसर, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 1 गीगाबाइट खाली स्थान के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है? 1024 मेगाबाइट के बराबर, 1024 किलोबाइट के बराबर, 1024 टेराबाइट के बराबर, या 1024 बाइट के बराबर। 3 तरह के प्रश्न आपको यहां पर दिख रहे हैं कि 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है। तो 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, किलोबाइट के बराबर होता है कि टेराबाइट के बराबर होता है। तो आपको बताना है आंसर। आंसर क्या होगा भाई ऑनलाइन वालों? ए होगा। चलो बहुत बढ़िया। 1 गीगाबाइट जो है वो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। चलो, कंप्यूटर उपकरणों के संदर्भ में विषम को चुनिए। कंप्यूटर उपकरणों के संदर्भ में किसको चुनना है? विषम को चुनना है कि ये सब में अलग कौन है। बाकी 3 चीजें एक जैसी हैं। गलत हो जा रहा है, क्या करें? कंप्यूटर का जो मैंने 35 वीडियो पढ़ाया है ना आपको, वो पूरा आप ज्वाइन कर लीजिए, उसको पूरा पढ़ लीजिए, आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने कंप्यूटर पढ़ाया है। हालांकि अभी से पढ़ाने का समय नहीं है, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो को आप 2x स्पीड में देखकर अपना पूरा कंप्यूटर का डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव भी मैंने कराया है, ठीक है, ठीक है। तो रोग लगने पर जैसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं, तो वैसे ही जब आपको ये ज्ञान का जो है अज्ञान का रोग लग जाए और ज्ञानी बनना हो, तो आपको डॉक्टर के पास तो आना ही पड़ेगा, है ना। तो जो है ताकि आपका इलाज अच्छे से हो सके, ठीक है, बिल्कुल ऑपरेशन कर देंगे आपका। कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा जी, बिना कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो कैसे बनेगा। सी स्कैनर गलत। देखिए, प्लॉटर, मॉनिटर, स्कैनर, ये तीनों जो है आउटपुट डिवाइस हैं। ये तीनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू अलग है इसमें से, है ना, क्योंकि सीपीयू जो है केंद्रीय प्रक्रमण इकाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, ये क्या करता है? ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का काम करता है। इसी से इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। लेकिन प्लॉटर, मॉनिटर और स्कैनर जो है, ये सब क्या है? ये सब आउटपुट डिवाइस है। तो ये तीनों जो है विषम को चुनिए, तो विषम में अलग कौन है? सीपीयू अलग है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न, बैला डीला। हा, जीके का प्रश्न आ गया भाई। 10 प्रश्न जीके के होने वाले हैं। बहुत ही आप लोग शिक्षक भर्ती वालों, आप लोग ये सोचते हो कि जीके और कंप्यूटर पढ़े बिना चले जाते हैं करके। हाँ, तो चले जाना। आपका आवाज और आप ऋषभ पंत के जैसे लग रहे हैं। अच्छा, हो सकता है, हो सकता है। कई लोग बोलते हैं मेरे को ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा सा झलक ऐसे मोड़ने पे थोड़ा सा झलक आ जाता है वैसे ही। ए 14, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर। 14 निक्षेप है भाई, 14 खाने लॉयस की, 14 ठो खाने। सबसे अधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? सॉल्ट, क्षारी, खारा पानी किसमें है? सबसे ज्यादा खारा पानी किसमें है? 238 प्रति 1000 ग्राम, ठीक है। वो सबसे अधिक खारा जो है वो 238 प्रति 1000 ग्राम है, प्रति 1000 ग्राम है। और ये किसमें है? ये बताना है आपको। मृत सागर, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर पूछ लिया, देखो इसमें तो इनमें 4 में छाटना था तो मृत सागर हमने मार दिया। लेकिन पूछ ले कि पूरे विश्व का सबसे खारा सागर कौन सा है, जिसकी लवणता जो है वो 330 प्रति 1000 ग्राम है। 330 प्रति 1000 ग्राम, मतलब इतना खारा पानी, आप समझ रहे हो। सबसे ज्यादा पूरे विश्व का वो है वान झील, तुर्की में है। कहां है? तुर्की में, टर्की में है। टर्की या तुर्की में जो वान झील है वो सबसे ज्यादा खारा है, 330 प्रति 1000 ग्राम के साथ। चलो आगे। भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हुई? वाह वाह, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भाई। भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हुई? देखो, पंचवर्षीय योजना बनाने का काम योजना आयोग का होता था, ठीक है। जो पंचवर्षीय योजना बनाती थी, मतलब 5 साल के लिए योजना बनाती थी कि आने वाले 5 साल में हम ये काम करेंगे, ये भारत में इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे।
तो इस तरह से टोटल 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, उसका 13वां क्यों नहीं बन गया? क्योंकि 12 के बाद मोदी जी आ गए और मोदी जी ने योजना आयोग को खत्म कर कर क्या बना दिया? नीति आयोग। और नीति आयोग मतलब 5 साल तक जाने की जरूरत नहीं है, 3 साल का बनाओ, 15 साल का बनाओ, ऐसे करके उन्होंने सिस्टम को थोड़ा सा बदला ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर देश में जल्दी जल्दी डेवलप हो सके। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो समूहों नरम और गरम? देखो भाई, ये इतिहास का बिल्कुल तुक के मारा गया क्वेश्चन है कि कौन सा अधिवेशन में कांग्रेस दो समूहों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। ठीक है, एक मैराथन क्लास लूंगा आपका सामान्य ज्ञान का, जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाएंगे शिक्षक भर्ती वालों, याद रखना। ठीक है, समय आने दो, ऐसा ही मेंस का एग्जाम हो जाने दो, ऐसा ही मेंस का एग्जाम हो जाने दो। एक दिन जो है मैराथन क्लास लूंगा सिर्फ जीके का, उसमें पूरा जीके एक साथ बता दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि किस तरह से क्वेश्चन जो है जीके में आपके एग्जाम में आता है और ये सेक्टर कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बताऊंगा, एप्लीकेशन वाले वेट करेंगे आप, है ना, चिंता नहीं करेंगे, आपको पूरा बताऊंगा, है ना, पूरा बताऊंगा कि जीके के 10 क्वेश्चन आप बना कैसे पाएंगे। ठीक है, एकदम आसान ट्रिक, और एक ही दिन में आपका जो है जीके कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए भी एकदम आसान चीज बताऊंगा, एकदम आसान। ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं है ना कि 2 मिनट में बता दिया जाए, पूरा 5-6 घंटे का एनालिसिस कराऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस पर पूछे गए और कैसे सेक्टर से उठाया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, किस अधिवेशन में कांग्रेस दो समूहों नरम और गरम दल में विभाजित हो गई? तो इसका आंसर है सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। 145वां क्वेश्चन, पिग्मी का निवास स्थान कहां है? बताइए, पिग्मी का निवास स्थान, पिग्मी का निवास स्थान। पिग्मी एक जनजाति है भाई, पिग्मी क्या है? एक जनजाति है। ठीक है, पिग्मी एक अच्छा रुको रुको, थोड़ा डिटेलिंग यार, थोड़ा डिटेलिंग, इसका बच गया। देखो याद रखना कि किस अधिवेशन में नरम और गरम दल अलग हो गए थे? तो 1907 का सूरत अधिवेशन, स से सूरत अधिवेशन, स से सूरत अधिवेशन 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल गरम दल अलग, अध्यक्ष थे उस समय रास बिहारी घोष। चलो बोलो सब लोग, वहीं पर बैठे बैठे बोलो, रास बिहारी घोष। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। ठीक है, अगला, पिग्मी जो है जनजाति का निवास स्थान कहां है भाई? पिग्मी एक जनजाति है जो कहां रहती है? तो वो रहती है अफ्रीका। अफ्रीका के कहां? कांगो बेसिन में। कहां रहती है? कांगो बेसिन में रहती है। ये लोग क्या करते हैं? पेड़ के ऊपर झोपड़ी बनाकर रहते हैं, उसमें रहते हैं, इस कारण इनका जो है इसको क्वेश्चन को पूछा गया है। ये क्वेश्चन वर्ल्ड जियोग्राफी का है, लेकिन वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ने का अब समय नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ने का अब समय नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ल्ड जियोग्राफी का है भाई। ठीक है, कि पिग्मी जनजाति का निवास स्थान कहां है? कांगो बेसिन। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स का ये दूसरा प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय का कौन सा फॉर्मूला सही है? बताइए, प्रति व्यक्ति आय बराबर सकल राष्ट्रीय आय बाई जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय बराबर विशुद्ध राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय बराबर सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य बटे जनसंख्या, या प्रति व्यक्ति आय बराबर विशुद्ध घरेलू उत्पाद का मूल्य बटे जनसंख्या। देखो सी और डी ऑप्शन पहले देख लो, आप पहले आप सी और डी ऑप्शन देख लो, सही है तो टिक मार दो, नहीं है तो फिर ए और बी का ऑप्शन देखो। ये ए है और ये बी है, ए और बी को देखिए, ए और बी को देख के बताइए। आंसर देख रहा हूं जी मैं, आंसर मैं देख रहा हूं बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सिस्टम सामने ही रखा है, आंसर बिल्कुल मैं देख ही रहा हूं। हाँ जी, क्या होगा? बी, बहुत बढ़िया। प्रति व्यक्ति आय का जो फॉर्मूला है वो होता है विशुद्ध राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। चलो अगला प्रश्न, इस राज्य के कुल राजस्व में खनिज से लगभग कितने प्रतिशत राजस्व प्राप्त होता है? इस राज्य के खनिज राजस्व से लगभग, है ना, लगभग कितने? सर सब गलत हो रहा है, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, है ना। आपको जो है, जो क्रैश कोर्स में जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगा। क्रैश कोर्स में जो आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल रट के जाना है उसको, बिल्कुल, है ना, क्योंकि 30 दिनों की, क्योंकि एक कंप्लीट कोर्स होता है जिसमें आपको पूरा पढ़ा दिया गया, वहां से तो पूरा ही पूरा फंसेगा क्वेश्चन, वो बाहर जाएगा ही नहीं जो कंप्लीट कोर्स वाले। लेकिन अभी क्या है, कंप्लीट कोर्स अगर आप लेते हैं
तो कंप्लीट कोर्स में एक तो फीस भी ज्यादा है, दूसरा 30 दिन की तो बात है, उसके लिए बड़ा कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है आप उतना कवर कर भी नहीं पाएंगे 400-500 वीडियो। लेकिन 30 दिन में जितना भी आपको पढ़ा दिया जाए 200-300 वीडियो में, ठीक है, 200 वीडियो करीब, है ना, ज्यादा बोल दूंगा तो डर ही जाओगे यहीं पे। तो 200 वीडियो में जितना पढ़ा दिया जाए कम से कम उतना पढ़ के जाओ एनालिसिस के हिसाब से पूरा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। इस राज्य के कुल राजस्व में खनिज से लगभग कितने प्रतिशत? तो 27% जो है राजस्व प्राप्त होता है। कितना? 27%। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में सबरी नदी का उद्गम कहां है भाई, बताओ। इस राज्य में सबरी नदी का उद्गम, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सबरी नदी का उद्गम कौन सा है, बताएंगे। नंद पर्वत, बहुत बढ़िया, सही आंसर है, बिल्कुल बहुत ही शानदार आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसके वायसरायत्व काल में बंगाल का विभाजन हुआ? सबसे पहली बात, बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ, पूछा जा सकता है। बंगाल का विभाजन जो है, ठीक है, पहली बात तो किसके काल में हुआ, दूसरा कब हुआ। तो याद रखना, बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में हुई थी, लेकिन ये बंगाल विभाजन जो है हुआ था कब? तो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। घोषणा जुलाई में ही हो गई थी, 19 जुलाई 1905 को, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ये जो है 16 अक्टूबर 1905, बहुत बढ़िया, करजन, है ना, करजन, याद रखेंगे, लॉर्ड करजन। करजन के समय जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन को रद्द किसके समय किया गया? अगर ये प्रश्न पूछ ले, क्या आंसर लेंगे आप कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, बताइए। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, अगर ये पूछ ले तो क्या लेंगे आंसर? ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं देंगे जी, सीधा आंसर बताइए। याद था बोलने से नहीं होगा, सीधा आंसर बताना होगा। 1911 में हुआ था, बहुत बढ़िया, ये तो पता है आपको, 1911 में हुआ था। और 1911 में वायसराय थे हार्डिंग। कौन थे? हार्डिंग। तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था और उस समय वायसराय हार्डिंग थे। कौन थे? हार्डिंग। चलो आज का अंतिम प्रश्न, लेब्राडोर जलधारा कब प्रवाहित होती है या कहां प्रवाहित होती है? लेब्राडोर जलधारा, ठीक है, आप आंसर बताइए जब तक मैं लेब्राडोर को बनाता हूं। मतलब लेब्राडोर बनाने के लिए कुछ बनाना होगा ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जी, इसीलिए जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाता था तो भाग जाते थे ना। अभी दिख रहा है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है, अब मजा आएगा ना, अब पढ़ने में भी मन लगेगा आपका। आंसर बी, दक्षिण अंध महासागर। देखो, अंध महासागर अटलांटिक महासागर को कहा जाता है, ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये हिंद महासागर है। प्रशांत सबसे बड़ा है, दूसरा बड़ा अटलांटिक है, तीसरा हिंद महासागर है ना। 5 महासागरों में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, जो इस पार भी और इस पार भी है। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद दूसरे नंबर पर अटलांटिक जिसको अंध महासागर कहा जाता है, और तीसरा हिंद। चौथे नंबर पर यहां पर साउथ ओशन है, दक्षिण महासागर है। ये कौन सा है? दक्षिण महासागर। और 5वें नंबर पर यहां पर है आर्कटिक महासागर। टोटल 5 महासागर है, ठीक है, ठीक। अब इसको अंध महासागर कहा जाता है। ये देखो, ये कौन से आकृति का होता है, पहले ये समझ लो भाई। ये एस आकृति का होता है। कौन सा आकृति में है? अंध महासागर एस आकृति में है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। और यहीं पर लेब्राडोर जो होती है, इसकी जलधारा प्रवाहित होती है। ये एक ठंडी जलधारा, याद रखना, लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है, याद रखेंगे, ठीक है। जबकि हम्बोल्ट की धारा हो गया एल लीनो, ला लीनो, इस सब के बारे में आपको पढ़ना होगा, क्योंकि ये सब पर्यावरण के दुष्प्रभाव से संबंधित है, ठीक है। वर्ल्ड जियोग्राफी का प्रश्न है भाई ये, ठीक है। एल लीनो की धारा, ला लीनो की धारा, हम्बोल्ट की धारा और ये लेब्राडोर की धारा, 4 धाराएं आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सर्च कीजिएगा एल लीनो ला लीनो के बारे में, है ना। चलिए, तो ये जो है याद रखेंगे, ये उत्तरी अंध महासागर में बहती है, यहां पर, ठीक है, यहां पर बहती है। ये है उत्तरी अंध महासागर
और उत्तरी अंध महासागर में जो है लेब्राडोर की जलधारा प्रवाहित होती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। ठीक है, अब तो बैटरी भी जा रही है। हाँ, बैटरी तो जाएगी। ये आज का अंतिम प्रश्न था। ठीक है, जो आपको मैंने बता दिया। आज जो है हमने सहायक शिक्षक का 111 से 150 नंबर तक का जो प्रश्न पूछे गए थे वो हमने एनालिसिस कर लिया पूरा। तो इस तरह से सहायक शिक्षक में सिर्फ बच गया इंग्लिश और मैथ्स का एनालिसिस करना, वो भी किसी दिन कर लेंगे, है ना। कल जो है हम शिक्षक भर्ती वाले में भी सहायक शिक्षक भर्ती वाले में सामाजिक विज्ञान और किसका कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न है उसका एनालिसिस कल करेंगे। तैयार रहिएगा। थोड़ा सा समय बढ़ाना पड़ेगा, 8 नहीं 8:30। ठीक है, 8:30 तक चालू करेंगे। ठीक है, क्योंकि 8 बजे तक समय नहीं मिल पा रहा है, फ्री होते ही 8:05 8:10 हो जा रहा है। तो 8:30 में जो है कल एनालिसिस चालू करेंगे। ठीक है, 8:30 में। तो 8:30 में कल से चालू कर देंगे। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करना और एक दिन के लिए इस वीडियो को स्टेटस में आपको लगाना है भाई, है ना। ये आदेश है आपके लिए। ठीक है, अब गुरुओं का आदेश जो है मानना पड़ता है। आप मेरा आदेश नहीं मानोगे, आप टीचर बनोगे ना, आपका आदेश आपके बच्चे नहीं मानेंगे। समझ गए। जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना हो, क्रैश कोर्स बता दूं, श्रम अधिकारी का भी पोस्ट आ गया, आप जान रहे हैं, श्रम अधिकारी। ठीक है, आने वाले महिला सुपरवाइजर जो है, पर्यवेक्षक का जो पोस्ट है, इसके लिए भी कोर्स जो है चालू हो गया। और वन रक्षक का मामला तो अभी फंसा हुआ है, लेकिन ये भी कभी भी आ सकता है। लेकिन अभी मामला फंसा हुआ है, मतलब अभी समय है। तो इन चीजों के लिए भी कोई अगर तैयारी करना चाह रहा है तो बिल्कुल एप्लीकेशन के माध्यम से आप तैयारी चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए, एनालिसिस को समझने के लिए, और जो है क्लास में बने रहने के लिए, और वीडियो को लाइक करने के लिए भी धन्यवाद सबको भाई। ठीक है, ठीक, चलो तो कल के क्लास में अब मिलेंगे। आज का एनालिसिस खत्म है।